हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज का हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के बारे में अभी हमारा स्टार्ट हो गया है। अब तक हमने ऑलमोस्ट एनिमल्स में सब सेल डिविजन्स पढ़े और एनिमल से रिलेटेड पढ़े। अब हम लोग प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो प्लांट है उसमें कैसे वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशंस और फूड्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है उसके बारे में हम पूरा अच्छी तरह से इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ये एक नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अच्छा ही है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है नीट्स में। और ये एलन की एनसीआर है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्विक रीजन के लिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए इसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपने इसे सॉल्व किया तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे नीट्स में। और हमारे पेपर नज़दीक है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। चलो देखते हैं। एक मिनट। Which kind of substance are needed to transport in the flowering plant? देखो प्लांट को क्या क्या चाहिए, वाटर, मिनरल्स और फूड चाहिए, और उनको ग्रोथ के लिए हार्मोन्स चाहिए, और क्या चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ये सब चीज़ें हमें प्लांट में चाहिए रहता है। अब जो चीज़ चाहिए उसी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, पूरे रूट से लीफ तक। Transport over a long distance proceed through vascular system and is called। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट में तो उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अगर इस शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट में तो उसे डिफ्यूजन के कहते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन? रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे अफेक्ट होता है? देखो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट से। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होते हैं वो मतलब हाई टू लो ये होती हैं डिफ्यूज़न में, सिंपल डिफ्यूज़न में। मेम्ब्रेन जो परमिएबिलिटी है, जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है या नॉन सेमी परमिएबल है। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है प्रेशर लगाने से। ठीक है, ये सब सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन्स में। डिफ्यूजन्स कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव डिफ्यूजन, 3 टाइप के होते हैं। मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो पोलार होते हैं। पोलार सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन है हमारी उससे क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे मतलब डिफ्यूजन होने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वहाँ मान लेंगे जहाँ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अप टू स्मॉल साइज ऑफ प्रोटीन टू पास थ्रू। जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो आउटर मेम्ब्रेन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पे पोर बनाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोरिन्स कहते हैं। When all the protein transported been used, then transport reach at its। जब सभी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स हैं अगर यूज्ड हो गए, ठीक है, और सैचुरेशन फॉर्म में आ गए तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होगा। इससे आगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि सारे जो कैरियर प्रोटीन है वो यूज़ हो गए हैं। तो बाकी जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस हैं उसे पास नहीं कर सकते मेम्ब्रेन के द्वारा।
ट्रांसपोर्ट विच इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड यूजेस द एनर्जी ऑफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। देखो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहाँ पूछ लिया, समझ लेना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट। उसे क्या कहते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। Which are the two main components that determine the वाटर पोटेंशियल? देखो वाटर पोटेंशियल का डिटरमाइन कैसे, दो कंपोनेंट है क्या, एक सॉल्यूट पोटेंशियल, एक प्रेशर पोटेंशियल। देखो अगर जैसे जैसे हम किसी वाटर, कोई प्योर वाटर है, उसमें अगर हम सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो वाटर पोटेंशियल उसका जो है वो डिक्रीज होता है, निगेटिव में जाने लगता है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का होता है, जो कि वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, वो निगेटिव चला जाएगा। व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर? ठीक है, 0। अगर इस पे हम ज़्यादा प्रेशर लगा दिए तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी प्योर वाटर है उस पे हाई प्रेशर लगा दिए तो कहाँ जाएगा? तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, आई मीन इंक्रीज हो जाएगा। लोअरिंग इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, या इसको सॉल्यूट पोटेंशियल को और हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल, या उसको और क्या कह सकते हैं? वो किसके इक्वल होता है? टर्गर प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फॉर सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी सोल्यूशन का ये इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर पे जो सोल्यूशन होता है ये सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन में है। व्हेन वाटर इंटर अ प्लांट, जब किसी प्लांट में वाटर इंटर करता है ड्यू टू डिफ्यूजन काजिंग प्रेशर बिल्ड अगेंस्ट द वॉल, उसके कारण जो वॉल में प्रेशर डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? टर्जिटी कहते हैं। दिस इंक्रीजेज द, क्या देखो अभी आपको बताती हूँ। इसने क्या बोला है? जैसे ही वाटर इंटर करता है किसी सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू अगेंस्ट द वॉल, जिससे वो सेल टर्जिट कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें इंडोस्मोसिस हुआ ना, वाटर इंटर किया सेल्स में जिससे सेल टर्जिट हो गया, तो इंडोस्मोसिस है। इंडोस्मोसिस होगी तो इसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और टर्गर प्रेशर को अभी मैंने क्या कहा था? सॉल्यूट पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होते हैं। ठीक है, टर्गर प्रेशर या सॉल्यूट पोटेंशियल सब इक्वल्स। ठीक है, विच काज द निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इन द जाइलम। निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब कोई प्रेशर है वो पुश कर रहा है तो पॉजिटिव मानेंगे, और अगर वो पुल कर रहा है दैट इज निगेटिव। ठीक है, इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड टू द प्योर वाटर और सोल्यूशन देन वाटर पोटेंशियल। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर हो जाएगा, जो मैंने बोला अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाए तो वैसे भी वाटर पोटेंशियल 0 होता है प्योर वाटर का, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर लगाए तो वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल? ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है,
वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली यानी सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। What occupies the space between cell wall and shrunken protoplasm in the plasmolyzed cell? प्लाज्मोलाइज सेल्स कैसे होते हैं? जब उसको हाइपरटेंशन सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, जो उसका सेल वॉल है ना, सेल वॉल से जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो संकीर्ण कर जाएगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल्स। सेल का एक्सटेंशन या एनलार्जमेंट तभी होगा जब इसमें एंडोस्मोसिस होगी, जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? उसके बाद जो डेवलप होता है प्रेशर उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। व्हाट वुड बी द फ्लैटिस सेल? प्रेशर पोटेंशियल पूछा हमसे। प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैटिस सेल। फ्लैटिस सेल से बेचारा दुबला पतला सा, वॉल पे कोई प्रेशर ही नहीं लगा पाएगा तो उसमें टर्गर एंडोस्मोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर 0 होगा। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू हमने अभी कहा प्रेशर पोटेंशियल होता है। टर्गर प्रेशर इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट है प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जिंग आउट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सॉइल। जो ऐसा प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल है सीडलिंग के लिए उसे कहते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर। इम्बाइबेशन में हमने 2 एग्जांपल देखे थे, एक सीडलिंग का और एक वुडन का जो पत्थर को तोड़ देता है। ठीक है, इम्बाइबेशन द पैरामीटर जो रिक्वायर करता है बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइबेड। एब्जॉर्बेंट क्या होता है? जो सरफेस होता है, और लिक्विड जो है तो वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो एफिनिटी कितनी है उस सरफेस से उस लिक्विड की, ठीक है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है वो एफिनिटी, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? उसका कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो लिक्विड है उसका कितना वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है उस पर डिपेंड करता है, और कितना इसका इससे अट्रैक्शंस है, वो 2 चीज़ पे मैटर करता है इम्बाइबेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लांट, जो इतना है ये देख लेना, इतना आ जाएगा कैलकुलेट करके। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और इन मासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो, जब किसी बल का मूवमेंट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, उसे क्या कहते हैं? मास फ्लो या बल्क फ्लो। इस मास फ्लो और बल्क के थ्रू क्या और ट्रांसपोर्ट होते हैं? मिनरल, न्यूट्रिएंट और वाटर्स। ठीक है, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। देखो, अगर लार्ज डिस्टेंस मूवमेंट हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हुआ मूवमेंट, और किसके थ्रू हुआ? वस्कुलर टिश्यू के द्वारा हुआ, तो उसे ट्रांसलोकेशंस की कहते हैं। मूवमेंट, देखो, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है प्लांट में, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है वो किस में दिखाई देता है? हाइड्रिला लीफ में। ये क्या किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है? ये सिम्प्लास्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है
Endodermis is impervious to water because of band of suberized matrix is called। देखो जो इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है, कैस्पीरियन सुबराइन मैट्रिक्स का एक बैंड पाया जाता है जिससे क्या कहते हैं, कैस्पीरियन स्ट्रिप कहते हैं, जो इंडोडर्मिस में पाया जाता है। वहाँ से क्या होता है, जो वाटर है वो अपना पाथ चेंज कर लेता है, वो एपिप्लास्ट से सिम्प्लास्ट के थ्रू जाने लगता है, प्रोसेस के थ्रू। What is the symbiotic association of fungus with root system of higher plants? जो एसोसिएशन है फंगस का रूट के साथ प्लांट के रूट के साथ, उसे क्या कहते हैं, माइकोराइजा। और जब फंगस अलगे के साथ एसोसिएशन करता है तो उसे क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ प्लांट सीड हैविंग ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा मीन्स दैट कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। देखो इसमें क्या है कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, इसमें बिना एसोसिएशन के वो जीवित नहीं रहेंगे माइकोराइजा में, ठीक है, जर्मिनेट नहीं करेंगे। किस में दिखता है, पाइनस सीड्स में ही दिखते हैं। उनमें जो फंगस है उसका एसोसिएशन होना ही चाहिए प्लांट के साथ, नहीं तो प्लांट ये जो है अपनी लाइफ नहीं जी पाएगा, ठीक है, इसके लिए उसका इम्पोर्टेंट है। एज वेरियस आयंस फ्रॉम साइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, देन वाटर फ्लो its potential gradient and increases the pressure inside the journal। this positive pressure, अगर पॉजिटिव प्रेशर आ गया तो पुशिंग होगा, ठीक है, नॉट पुलिंग होगा, इज कॉल्ड। जब कोई आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हुआ रूट में, ठीक है, रूट में, फिर इसके बाद वो क्या फॉलो किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो किया, हाई टू लोकन। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया जाइलम में, दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो इसमें ये बोला जो मिनरल्स हैं सॉइल्स में, जो मिनरल्स ये आयंस पाए जा रहे हैं वो एक्टिवली रूट्स में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि सॉइल की अपेक्षा रूट में ज़्यादा मतलब मिनरल्स है, तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए मतलब लो टू हाइट जा रहा है। फिर इसके बाद वाटर, उससे क्या होगा, जब फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो रूट में, तो उसके लिए फिर वो उसको ज़्यादा वाटर की थर्स्ट होगी, तो ज़्यादा वाटर उसमें जाएंगे। वाटर कैसे जाएंगे, हाई टू लो, तो वाटर आउटसाइड ज़्यादा है और अंदर थर्स्ट है, ज़्यादा पानी प्यासा है, तो हाई टू लो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से जाएगा। तो जैसे वाटर इसमें जाएगा तो उसमें प्रेशर होगा, ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहेंगे, रूट प्रेशर कहेंगे। Excess of water collect in the form of droplet around the special opening of veins near the tip of the blade and leaf of the many herbaceous plants। Such plant is known as। देखो जो हमारा वाटर है वो कलेक्ट होगा कहाँ से, एक स्पेशल पोर होंगे, जो हमारे लीफ ब्लेड होंगे या ग्रास के ब्लेड या लीफ जो होते हैं, वहाँ जो भी हर्बेसियस पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पे कुछ पोर्स पाए जाएंगे, वहाँ से वाटर निकलेंगे। देखो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ये कब होगा, रूट प्रेशर मोस्टली लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में ही होगा, दैट टाइम सनलाइट इज एब्सेंट, तो ट्रांसपीरेशन इज एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होता, जब एक्सेस वाटर है उसके अंदर तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो किस फॉर्म में निकलता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो उसे क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। गटेशन किसे कहते हैं, जब स्पेशल ओपनिंग दैट इज हाइड्रेट से जब वाटर आउट होते हैं फ्रॉम द रूट, तो उसे क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। फ्रॉम विच कंपाउंड प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ द एयर ऑक्सीजन।
कार्बन डाइऑक्साइड से वो मोस्टली कार्बन ऑब्टेन करते हैं, और ऑक्सीजन भी प्लांट। इन रूट जो इंडोडर्मिस लेयर है प्रोवाइड एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ इन वन डायरेक्शन। हाँ, क्योंकि देखो हमें एक बात पता है कि जो रूट है, रूट में वाटर कैसे आ रहा है, ऑब्जॉर्ब हो रहा है। पहले कोर्टेक्स हुआ, कोर्टेक्स से किधर जाएगा वो, देखो फर्स्ट थिंग सिर्फ पहले वाटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले एपिडर्मिस, आउटसाइड से एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स जाएगा, ठीक है। कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस जाएगा। और हमने पढ़ा है कि सुबराइज्ड एक बैंड पाया जाता है, ठीक है, इंडोडर्मिस में, जिसे हम लोग कैस्पेरियन बैंड कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, अपोप्लास्टिक मूवमेंट हो रहा है ना, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, फिर जैसे इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्टेप आया तो वो अपना रूट चेंज, पाथ चेंज कर दिया। वो क्या करने लगा, वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करने लगा। सिम्प्लास्ट, देखो अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट किसे कहते हैं वो आगे होगा, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। पहले ये जान लो, पहले एपिडर्मिस से स्कोटेक्स तक कैसे आता है, एपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर आता है। और जब ऐसे इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्टेप आता है, उसके कारण वो अपना रूट चेंज कर लेता है। वो कैसे जाने लगता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करने लगता है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको जनरल में बताया, बट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, जो इंडोडर्मिस से लेयर है जो प्रोवाइड द एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इन वन डायरेक्शन ओनली, और सुब्रीन के कारण ही होता है ना, क्योंकि सुब्रीन के कारण वाटर वहाँ अब्जॉर्ब नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करने लगते हैं। चीफ सिंक फॉर, सबसे सिंक कहाँ होता है मिनरल का, प्लांट में, सब जहाँ ग्रोइंग पार्ट होंगे, ग्रोइंग पार्ट्स में ही मिनरल की यूज़ होते हैं। तो मिनरल्स ग्रोइंग पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं, जितने भी मेरिस्टेम्स हैं वो ग्रोइंग पार्ट हैं, क्योंकि मेरिस्टेम में ही इंक्रीज हो रहा है ना लेंथ एंड उसका मोटाई, गर्थ, ठीक है। एक एपिकल मेरिस्टेम में, और फिर इसके बाद लेटरल मेरिस्टेम में, और यहाँ पे लीव्स में, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रो कर रहे हैं ना, और फिर फ्रूट सीड्स सब जगह पाए जा रहे हैं। याद रखना, मोस्टली ग्रोइंग रीजन में मिनरल की ज़रूरत होती है, तो सिंक वही होगा। सेंसेंट पार्ट से वो मेरिस्टेम या ग्रोइंग पार्ट तक मिनरल्स जाते हैं। विच पार्ट मिनरल्स आयन आर फ्रीक्वेंटली रिमोबलाइज्ड, किस कहाँ से मिनरल्स रिमोबलाइज्ड होते हैं, सेंसेन पार्ट से, ठीक है। जो ओल्डर पार्ट है या सेंसेनिंग पार्ट से, वहाँ वो सेल मतलब वो डाई हो जाएगा, तो वहाँ का जो मिनरल्स है वो यूज़ होने चाहिए ना, तो वहाँ से वो ग्रोइंग रीजन में चला जाएगा। राइट द एलिमेंट विच आर मोस्ट रेडिली मोबाइल फ्रॉम सेंसेस पार्ट, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ये प्लांट और एनिमल्स के वो पार्ट है, अगर वो आयन, तो वो मोबाइल नहीं होगा। अगर वो मतलब सिर्फ एक आयन्स है, मिनरल्स है, तो वो मोबाइल्स होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो जैसे कैल्शियम्स हुआ, मिनरल्स हुआ, कैल्शियम हमारे एक अंग में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो उनसे बनता है, तो वो मोबाइल नहीं कर सकते। अब मैग्नीशियम जैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो वो भी मोबाइल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे फॉस्फोरस हुआ, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब क्या करते हैं, मोबाइल करते हैं, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम दिया है, बट मैग्नीशियम होना नहीं चाहिए था। द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम सैप इज, फ्लोएम सैप में क्या आता है, वाटर्स होते हैं एंड सुक्रोज होते हैं। विच सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म, वाटर, सुक्रोज और नाइट्रोजन कंटेनिंग हार्मोन्स भी होते हैं, आई थिंक। यहाँ पे वाटर एंड सुक्रोज दिया है, तो ध्यान में रखो। विच सब्सटेंस आर ट्रांसलोकेटेड
थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू क्या कहता है, सुगर्स, हार्मोन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ध्यान में रखो, 4 चीज है जो ट्रांसलोक होते हैं फ्लोएम के थ्रू। विच सेल्स आर ट्रेजेटरी काज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल की वजह से ही क्लोजिंग या ओपनिंग होती है स्टोमाटा की। क्यों वो ओपनिंग या क्लोजिंग होगा, अगर टर्जिटी होगी तो ओपन हो जाएगा, अब फ्लैसिड्स हो या तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जब वाटर आउट हो जाएगा सेल से। नेम द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन कैसे अफेक्ट होगा, टेम्परेचर पे, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हुआ, लाइट इंक्रीज हुआ तभी तो ट्रांसपीरेशन होगा, विंड स्पीड भी अगर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन होगा। प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन इंक्लूड्स, और प्लांट फैक्टर क्या क्या जो ट्रांसपीरेशन को इंक्लूड्स कर, देखो वो एक्सटर्नल थे, ठीक है, जो अफेक्ट करे थे ट्रांसपीरेशंस को। अब प्लांट के कुछ ऐसे चीज पार्ट्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करें, वो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्टोमाटा है तो ट्रांसपीरेशंस होके, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और जितने ज़्यादा ओपन होंगे वो परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमा, अगर स्टोमाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में ओपन होगी तो भी ट्रांसपीरेशन होगा, ज़्यादा मात्रा में वाटर्स आउट हो जाएंगी फ्रॉम दी प्लांट सेल्स। स्टेटस ऑफ प्लांट एंड वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। कैनोपी स्ट्रक्चर, अगर देखो कैनोपी स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा है, उनमें अच्छा खासा है, तो ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ वाटर टू राइज इन थिन ट्यूब इज नोन, जब थिन कॉलम में वाटर राइज करते हैं उसे कहते हैं कैपिलरिटी। फेनोमेना इन विच वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन 1 टू वाटर इन द गैस फेज इज नोन एज, देखो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं लिक्विड फेज में, ठीक है, देन दी गैस फेज, उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी वाटर कॉलम में राइज कर का काम करता है। कॉलम में वाटर को मतलब राइज करने का काम करता है। एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स इज डिपेंड ऑन अपॉन, जो पुलिंग फोर्स, एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स निगेटिव, दैट्स मीन निगेटिव प्रेशर जो होता है उसको कौन रोकता है, कोहेजन, एडहेजन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है, इसको पुश नहीं, इसको पुल नहीं, पुश कर रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में ये सब हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वाटर कॉलम ऊपर आ जाएगा। A shifted mechanism for the translocation of sugar from source to sink is called प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। देखो मैं इसके कुछ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं उसको अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखो जैसे हमारा ये सोर्स, रुको एक मिनट, जैसे ये हमारा सोर्स हुआ, ठीक है, ये हमारा सिंक हुआ, ये कैंपेनियन सेल्स हुआ, यहाँ पे सी ट्यूब सेल्स हुए, यहाँ पे जाइलम्स हुआ, ठीक है, ये जाइलम हुआ, ये सी ट्यूब हुआ,
और एक कंपेनियन सेल्स। ये सोर्स है, सोर्स में हमें एक पता है जो लीव्स है वो ग्लूकोज बनाती हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो सुक्रोज जब सोर्स से कंपेनियन सेल्स के पास आएगा, एक्टिवली आएगा, इसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ठीक है। जब ये कंपेनियन सेल्स में जाएगा, कंपेनियन सेल से ये सी ट्यूब में जाएगा, जैसे ही सी ट्यूब सेल्स में जाएगा तो सी ट्यूब में जाएगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे सुक्रोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो गया सल्यूट का, तो फटाक से जाइलम से क्या आता है, वाटर मूव करके सी ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। जैसे सी ट्यूब में वाटर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फिर क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ये यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे लो है, ठीक है, यहाँ पे लो पॉइंट्स है, तो यहाँ से फूड कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ आएगा, फिर वाटर फ्लो करेगा, फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, फिर जो फूड्स है यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे करके लास्ट में वो कहाँ जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगा सिंक में। जैसे फूड सिंक में जाएगा तो क्या हुआ, ये जो वाटर है वो वापस जाइलम में चला जाएगा, यहाँ लोडिंग होगी, यहाँ अनलोडिंग होगी, ठीक है। अनलोडिंग के लिए जब होती है तो एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस मैकेनिज्म्स को क्या कहते हैं, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। जो फूड्स है, यहाँ पे जैसे ही कंसंट्रेशन यूट्यूब्स में बढ़ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है, तो फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है, ठीक है, तो वो नीचे के साइड फूड्स आ जा रहे हैं, फिर वापस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया है फूड्स का, तो वाटर मूव कर रहा है, फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है ट्यूब्स में, तो फूड नीचे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो सिंक्स में जाएगा। जब लास्ट में जब फूड सिंक्स में चला जाएगा तो वाटर कहाँ से वापस चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को ही मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। Name the experiment which is identify the tissue from food it transported। देखो, हमको ये बताना, हमें उस टीसी को आइडेंटिफाइन करना है जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जानते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, और फ्लोएम के थ्रू होता है। ये गर्डलिंग के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था। चलो, गर्डलिंग के एक्सपेरिमेंट में क्या बताए थे, चलो आपको थोड़ा सा इसका हिंट देती हूँ। जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक प्लांट सेट है, ठीक है, प्लांट है, उसका जो सेम है, यहाँ पे कटिंग किया, तो यहाँ पे कटिंग किया, पतला कर दिया मान लो, तो यहाँ पे कटिंग किया, तो कटने के बाद जैसे ही यहाँ पे फूड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जैसे फूड का एक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फूड से नीचे रूट्स में जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ रूट डाई कर जाएगा, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद शूट डाई कर जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड गर्डलिंग। इससे हमें पता चलता है कि जो फ्लोएम के तरह की वजह से जो है फूड ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हमने स्टेम का जो बार्क है वो निकाल दिया, वहीं पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है, बार्क में फ्लोएम भी आता है। अरे, हमको बताना है सिंपल फैसिलेटेड एंड एक्टिव डिफ्यूजन में क्या क्या हुआ है। रिक्वायर द स्पेशल प्रोटीन्स किस में लगेंगे, फैसिलेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में ही लगते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ना कि पोलर मॉलिक्यूल जाना है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे कि नहीं होंगे। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स है वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं जा पाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन अब सेम
प्रोसीजर्स इसमें भी होगा। जो मेम्ब्रेन है वहाँ से पोलर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, उसके लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कैरियर प्रोटीन की वजह से वो मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स। हाई सेलेक्टिव होते हैं, ऑफकोर्स से सेलेक्टिव होते हैं ना, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है, सैचुरेट होगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन कब होता है? जब मैक्सिमम कैरियर प्रोटीन यूज़ हो जाएगा, उसके बाद कोई कैरियर प्रोटीन बचेगा ही नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन अगेन नहीं होगा। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट तभी तक होगा जब तक उसमें कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। उसमें फैसिलिटेट में भी होता है वही प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, क्योंकि वहाँ में कैरियर प्रोटीन यूज हो जाएंगे पूरे, जबकि इसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। यहाँ पे लो टू हाई कंसंट्रेशन एलिमेंट्स मूव करते हैं, ठीक है, जबकि इसमें डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप रहता है इसमें। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। एटीपी सिर्फ इसमें यूज होती है, इसमें कैरियर प्रोटीन यूज होते हैं, और यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन बस हो जाता है। ए और बी क्या है देखो समझो, ए मतलब नो, बी माने यस, ठीक है। अब हमको फिलिंग इन द ब्लैंक, ओवर द स्मॉल डिस्टेंस, सब स्मॉल डिस्टेंस मूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या हो, पहली बात डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट। और कहाँ होगा, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो हाइड्रीला लीफ में पाया जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस सब के द्वारा क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। अब इसके बाद इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज, जो रूटेड प्लांट है ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हम जानते हैं। तो इस इसेंशियली जो, और हमें एक बात पता होना चाहिए, जो जाइलम में मूवमेंट होता है वाटर और न्यूट्रिएंट का, मिलर न्यूट्रिएंट्स का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम का अभी हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस में देखा कि मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, क्योंकि उसमें सोर्स और सिंक हम लोग किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो किसी भी मल्टी डायरेक्शनल जा सकता है। वो नेसेसिटी कहाँ पे है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है, इसलिए फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। जबकि जाइलम में जो वाटर मिलनेस होते हैं वो रूट से लीफ तक जाते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल ही होते हैं। व्हेन एनी प्लांट अंडरगो सेनेसिस, कोई प्लांट अगर वो मर गया तो न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, ग्रोइंग पार्ट्स में जाएंगे। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव्स, डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडमली मूव करते हैं, उसमें कोई स्पेशल डायरेक्शंस नहीं होते, लेकिन नेट उनका डायरेक्शन जो निकल के आता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसमें ग्रेडियंट पाए जाते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है हाई टू लो होता है। सब्सटेंस जो होता है लिपिड, सब्सटेंस लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से कौन डिफ्यूज, लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, जो लिपिड होंगे सल्यूबल मॉलिक्यूल्स होंगे वही मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर होंगे और वो सल्यूबल होंगे लिपिड्स में। जबकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो हो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड में सल्यूबल नहीं होते, तो वो प्लाज्मा, वो तो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए रहता है। तो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते, डिफ्यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट, proteins form the channel in the membranes form molecule pass through, some channels are controlled open and others can be, देखो जो कुछ प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स वो क्या बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, ठीक है, वाटर चैनल्स हुए और बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, जबकि कुछ चैनल्स वो हमेशा ओपन होंगे, जबकि कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, यही दिया है।
वाटर इज ऑफ्टन लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड देखो प्लांट के ग्रोथ है उस प्रोडक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो वाटर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वाटर लेता है, वाटर से लेता है तभी लास्ट में वो ऑक्सीजन बनाता है और ग्लूकोज बनाता है। तो वाटर इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट, फॉर ग्रोथ के लिए भी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए भी। ग्रोथ ऑफ द कंसंट्रेशन, ग्रेटर द कंसंट्रेशन वाटर इन सिस्टम ग्रेटर इज, अगर जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक होगी, उतना ज़्यादा वो फ्री होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल होंगे। हाई वाटर, ज़्यादा वाटर होगा तो ज़्यादा काइनेटिक होगी और उसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा जो वो ज़ीरो होता है। जैसे उसमें सल्यूट ऐड करेंगे तो वो निगेटिव वाटर पोटेंशियल हो जाएगा उसका। वाटर मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग एट हाई टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, कोई भी इसमें भी वाटर पोटेंशियल हाई टू लो ही जाएगा, कितनी कैपेसिटी है उसको मूव करने की। अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। जितना आप ये शेयर्स करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उतना मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, वरना मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है कुछ आपको फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार। और आज तक हमारा चैप्टर आज यहीं तक फिनिश है। पूरा फिनिश नहीं, हाफ हुआ है, अभी हाफ आधे क्वेश्चंस करने बाकी हैं। जितना हमने अभी सॉल्व किया अभी एटलीस्ट उतना बाकी है। तो कम से कम इसमें 55 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, अभी 55 क्वेश्चंस रिमेन्स है जिसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच।